बफेलो फिशिंग। कार्तिक नाम का एक बहुत पेशेवर मछुआरा था। वो हर बार अपने जाल में कम से कम 100 मच्छी पकड़ता था। इसीलिए गांव में उसके बहुत सारे मच्छी के दुकान थे। बहुत मछुआरे कार्तिक जैसे मच्छी पकड़ना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। एक बार कार्तिक मच्छियों को गले पे डालकर गांव की गलियों में घूम रहा था। भाई, मैं भी आपकी तरह मच्छी का व्यापार करना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिए। उस गंगा माता का आशीर्वाद तुम पे हर वक्त रहेगा, सदा सुखी रहो, कहकर चला जाता है। घर आके अपने बेटे अजय से, बेटा अजय, कल से तुम भी मेरे साथ मच्छी का व्यापार करो। पापा, मैंने पहले भी बताया है, मैं मच्छी पकड़ सकता हूँ, लेकिन नाव नहीं चला सकता। उस नदी में गहराई कहाँ है और उथाला कहाँ, मुझे पता नहीं। वैसे मैं अपने दोनों भैंसों के सहारे अच्छा व्यापार कर रहा हूँ। ये सब जानने के बाद भी आप क्यों बोल रहे हो कि मैं मच्छी का व्यापार करूँ? बेटा, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए ही इतने सारे दुकान खोले। इस गांव में हमारा कोई मुकाबला नहीं। मेरे बाद तुम्हें ही इनको संभालना पड़ेगा। पापा, वक्त आने पे सोचूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़े दिनों बाद कार्तिक बीमार पड़ता है। गांव के सारे मछुआरे समावेश करते हैं। हमारे गांव में 90% दुकान कार्तिक के ही हैं। उसके बाद इनको कौन संभालेगा? दुकान संभालना छोड़ो, पहले ये सोचो कि इनको मच्छी कौन सप्लाई करेगा। इतने सारे मच्छी एक साथ कौन पकड़ सकता है? कार्तिक एक बार में सब पकड़ लेता था, उतना सक्षम किसमें है यहाँ पे? कहकर आपस में बात करने लगे। उस शाम को मछुआरे कार्तिक के पास आकर, साहब, आप ही बताइए कि आपके बाद आपके दुकानों को कौन संभालेगा? भाई, दुकानों को मुझे सौंप दो, मैं अपना हिस्सा रख के बाकी सब आपको ही दे दूंगा। हक, उसको क्या पता? भाई, आप अपने दुकान मेरे हवाले कर दो, मैं संभाल लूंगा। ये सब सुन के अजय, ये क्या आपके बात कर रहे हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बस जीते जी मारना चाहते हो क्या उनको? वैसे मेरे होते हुए उन दुकानों को और कौन संभालेगा? चलिए निकलिए यहाँ से। ओहो, हम तुम्हारे दुकानों पे नजर डाल रहे हैं सोचकर निकलने को बोल रहे हो ना? अगर हम नहीं हैं तो तुम्हारे पापा के बाद तुम कैसे व्यापार करोगे? तुम अपने पापा की तरह 100 मच्छी पकड़ सकते हो क्या एक साथ? बड़ा आया बात करने वाला। चलो दोस्तों, कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। पापा, फिक्र मत कीजिए, मैं किसी न किसी तरह हमारे शॉप्स को बचा लूंगा, आपके बेटे होने के लायक कहलाऊंगा। अगले दिन अपने भैंसों को ले जाते हुए, उफ, आज इतनी गर्मी क्यों है? सोचकर नदी के पास जाता है। इतने में भैंस भी गर्मी ना सह पाने के कारण नदी में उतरते हैं। ये देखकर अजय को बढ़िया आइडिया आता है। मुझे नाव चलाना नहीं आता, लेकिन मैं इन भैंसों के सहारे नदी में उतरकर जाल फेंककर मच्छी पकड़ सकता हूँ। सोचकर अगले दिन अपने भैंसों को नदी में ले जाकर उन दोनों भैंसों पे खड़े होकर जाल फेंकता है। बस तुरंत बहुत सारी मच्छी उस जाल में फंस जाते हैं। उन मच्छियों को एक टोकरी में रख के उन्हें भैंस पर चढ़ाकर उन पे बैठकर गांव में जाकर सारे दुकानों को मच्छी सप्लाई करता है। सारे मछुआरे चौंक जाते हैं। एक मछुआरा, ये क्या भाई, तुम्हें मच्छी पकड़ना आता है? मच्छी पकड़ना आता है, लेकिन नाव चलाना नहीं। लेकिन मैंने अपने भैंसों के सहारे इन मच्छियों को पकड़ा। तब से मछुआरों ने कभी आवाज नहीं उठाई और ऐसे अजय अपने पापा के लायक बेटा कहलाया। सैंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन। मत्स्यगढ़ नाम का एक गांव था। जैसे गांव का नाम था वैसे ही वहाँ पर सब मछुआरे ही थे। हर सुबह मछली पकड़ने के लिए नाव में समुद्र में जाकर मछली को पकड़कर किनारे पर लेकर आते थे। एक मछुआरा दूसरे मछुआरे से कहता है, अरे
कब तक हम ये मछलियों को एक अपने गांव में ही बेचते रहेंगे? शहर में ये मछलियों को बेचने पर अच्छा मुनाफा हो सकता है ना? इसमें तुझे नहीं पता ऐसा क्या है? हमारे गांव से शहर जाने के लिए ये नदी पार करनी पड़ती है। नदी का भाव इतना ज्यादा है कि इसे पार करना बहुत मुश्किल है। अब तक हमने कई लोगों की जान गंवा दी है। हमारे गांव में जब तक ब्रिज नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वही गांव में रविकांत नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था। वो गांव के सारे रोड्स इत्यादि का कॉन्ट्रैक्टर वही लेकर रोड्स बनाता था। एक बार कॉन्ट्रैक्टर रविकांत अपने आदमियों के साथ रोड बना रहा था, तब एक काम वाला आकर, क्या भैया, रोड बनाने के लिए रेत का ज्यादा इस्तेमाल करने कह रहे हो? ऐसा तो रोड बहुत जल्द खराब हो जाएंगे भैया। क्या रे, गांव के लिए मजबूत रोड बनाने की इच्छा मेरी नहीं होती है सोच रहे हो? पहले ही हमारा गांव छोटा है। गांव में अगर रोड मजबूत बन गए तो आने वाले 10 साल तक रोड बनाने की जरूरत नहीं होगी। फिर 10 साल तक रोड को कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा? पैसे कैसे कमाएंगे? सारे रोड मजबूत बनेंगे तो तुझे काम कैसे मिलेगा? हम सबको ये करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। काम वाला लाचार होकर वहाँ से चला गया। एक बार चौपाल के पास सारे मछुआरे, रविकांत और गांव के बड़े सब बैठकर बात कर रहे थे। गांव के बड़े तब रविकांत से, देखिए भाई रविकांत, सारे मछुआरों के भलाई के लिए हमारे गांव से शहर जाने का ब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। इससे शहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हमारा गांव बहुत डेवलप होगा। अपने मछुआरे भाई लोग भी शहर में मछलियां बेच सकते हैं। इसलिए आप एक ब्रिज बना देते हैं भाई। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपने गांव में कौन आएगा बोलो? गांव में ज्यादातर लोग मछुआरे हैं। कोई शहर से आकर अपने गांव में कैसे निवेश करेगा? ये आप कैसे मानते हो? फिर भी अगर आप सब कहते हैं तो अपने गांव में शहर जाने के लिए एक ब्रिज बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए जो पैसों की जरूरत होगी वो आपको ही अरेंज करके देना होगा। मछुआरे तब अपने अपने हिसाब से जितना दे सकते थे एक एक करके गांव के बड़े आदमी को देने लगे। गांव का वो बड़ा आदमी ने सब पैसे इकट्ठे करके उन पैसों को उन्होंने रविकांत को दे दिया। उस शाम को रविकांत घर के पास, इतने पैसों से क्या होगा? रेत की बोरी खरीदने के लिए भी काफी नहीं होगा ये। अब इससे ब्रिज कैसे बनाऊं? मेरे मुनाफे के बिना मैं कुछ काम नहीं करता, लेकिन 10 मिनट में इतने पैसे दिए हैं तो ये मछुआरों के पास और पैसे हो सकते हैं, सोचा। अगले दिन रविकांत ने ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने पूरा ब्रिज खड़ा कर दिया। ब्रिज देखते ही गांव के सब लोग बहुत खुश हुए। जैसे ही एक मछुआरा ब्रिज पर चलने लगा, अचानक से धीरे से हवा आने लगी। उससे ब्रिज के ऊपर जो भी रेत था वो एकदम से उड़ने लगा। वो एक रेत की तूफान की तरह बदल गया और सबके ऊपर रेत गिर पड़ा। ये क्या है भाई, थोड़ी सी हवा आते ही ब्रिज से इतना ज्यादा रेत आ रहा है। यही तो इसकी स्पेशलिटी है। इसको सैंड ब्रिज कहते हैं। ये क्या है भैया, इतनी मेहनत करने के बाद हमने पैसे दिए थे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिर आपके दिए हुए पैसे से इससे अच्छा ब्रिज कोई बना सकता है क्या? और वैसे भी तुम लोगों को ब्रिज क्यों चाहिए? ऐसे बदतमीजी से बात किया। ये ब्रिज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, गांव के सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। इस ब्रिज की वजह से गांव पूरा डेवलप हो सकता है भैया। अरे आपके सेंटिमेंट्स पे ऑइंटमेंट लगाओ। ये सब डायलॉग्स मुझे मत बोलो। मेरे फायदे के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता। कहते हुए वहां से चले गया। कुछ दिनों बाद बहुत बारिश हुई। वो बारिश की वजह से ब्रिज पूरा गिर गया। गिरते हुए ब्रिज को देखकर मछुआरे सब रविकांत के पास गए। भैया भैया, बारिश की वजह से अपना ब्रिज पूरा गिर गया। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? और वैसे भी ये वो प्रकृति की विपत्ति है ना, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना। तो अब क्या करेंगे भाई? करना क्या है, और पैसे लेकर आओ। इस बार ब्रिज को और मजबूत बनाऊंगा। तब मछुआरे लाचार होकर वहां से लौट गए। उस शाम अचानक रविकांत के घर में उसकी बेटी को चक्कर आकर वो जमीन पर गिर गई। तब रविकांत अपनी बेटी को शहर के अस्पताल में लेकर जाने नदी के किनारे पहुंचा। किनारे के पास कुछ मछुआरे थे। रविकांत तब उन मछुआरों से, अरे अर्जेंट बोट निकालो, शहर जाकर मेरी बेटी को अस्पताल में ज्वाइन कराना होगा, कहते हुए रोने लगा। ये प्रकृति की विपत्ति है भैया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इतनी बारिश में अगर नाव में गए तो नाव डूब जाएगा। हमें माफ कर दो। मेरी बातें ही मुझे याद दिला रहे हो ना। मैं जो भी किया गलत किया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो, प्लीज दया करके इसको बचा लो, कहते हुए और रोने लगा।
अब समझ आया भैया, ये ब्रिज सिर्फ हमारे लिए नहीं था, आपके जैसे परिस्थिति गांव में बहुत लोगों को आई थी, उन सब के लिए भी मैंने ये ब्रिज बनाने के लिए कहा था। चलो भैया। कहते हुए बोट पे बिठाकर शहर की ओर चल दिए। अस्पताल में डॉक्टर रविकांत की बेटी को देखकर कोई चिंता की बात नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी, कहते हुए प्रिस्क्रिप्शन दिया। कुछ दिनों बाद रविकांत सब मछुआरों से मिलकर मेरे गलत कामों के लिए मुझे माफ कर दीजिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ एक ब्रिज बनाऊंगा, मेरे अपने पैसों से बनाऊंगा। फिर रविकांत ने बड़ी मेहनत से गांव वालों के लिए एक मजबूत ब्रिज बनाया। उसके बाद शहर से आने जाने वाले लोग बढ़ते गए और गांव बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था।